अब इसका डेरिवेशन हमें देखना है। जैसे मैं क्या करता हूं, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्या होना चाहिए, पाथ पर निर्भर नहीं करना चाहिए। तो हम इसको डिराइव करते हैं, इसका कार्य जो है वो पाथ पर निर्भर नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब कार्य इसका, अगर एक क्लोज साइकिल ले रहा हूं मैं, तो उसमें कार्य 0 होना चाहिए। तो वो अपने को प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या किया, एक यहाँ पर एक पाथ ले लेता हूं मैं। जैसे मान लो एक ये पाथ है, ये ए पॉइंट दे दिया मैंने, ये बी पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि मैं इस रास्ते से सीधे जा सकता हूँ, आर बोल दिया इसको मैंने। एक मैं यहाँ से यहाँ तक जा सकता हूँ, जिसको मैंने बोल दिया पी। और एक यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, जिसको मैंने बोल दिया क्यू। तो जब अगर कंजर्वेटिव फोर्स हुआ तो ये पाथ पर निर्भर नहीं करेगा, इसका कार्य, मतलब आप कहीं से भी जाओ, इसको पी पॉइंट से जाओ, आर से जाओ या क्यू से जाओ, इसका कार्य सभी दूर एक जैसा ही रहेगा, ठीक है ना। ये वाली बात है। तो अब कोई से ही मार्ग पे आप ले जाओ इसको, तो कार्य समान रहेगा इसमें। ये बात आई समझ में। पथ पे निर्भर नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं, कौन कौन से पाथ है मेरे पास, एपीबी से जाऊं, ठीक, एक तो एपीबी है, फिर एक तो ए आर बी। एपीबी मतलब क्या हुआ, ये ए हुआ, ये पी हुआ, पी वाला रास्ता, और ये बी तक पहुंचा मैं। ए आर के थ्रू बी पे पहुंचा, ए क्यू के थ्रू बी पे पहुंचा। तो ये ए क्यू बी, ये तीनों, ये और ये तीनों, ये तीनों पर जो कार्य होगा वो क्या होगा, कार्य आपका सभी का वर्क जो है वो समान होता है। कार्य सभी का सभी पर समान रहेगा, ठीक है ना। तो ये जिस तरह का जो कार्य आपका समान रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव या संरक्षी बल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि कार्य क्या होता है, कार्य के कोई डेफिनेशन बता सकता है, कार्य क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला कोई भी बता सकता है इतने में से। कार्य क्या होता है, डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। गुड, किसने फोर्स बताया, इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर शिवानी शिवानी। और इसके अलावा, सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ गुड, क्या प्रेम बोल रहा है, कौन बोल रहा है, जी सर। दिनेश सोनी के नाम से जुड़े हो। और किसने बताया इसके अलावा, शिवानी। शिवानी तुम क्लास यस आते हो हमेशा, सर, कभी कभी। अच्छा। अभी लेकिन ऑनलाइन क्लास है बेटा, सब लोग क्लास आओ। अब आप लोग मुझे बार बार बोलेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को जितना भी है। एग्जाम आ रही है, फेल हो जाओगे नहीं तो। वर्क आपने सही बताया, एफ इंटू डी, जहां मतलब बल गुणित, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर क्या बोल सकते हैं, बल गुणित विस्थापन कहा जा सकता है। वर्क क्या हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहां पर क्या है, जब कार्य आप देखते हो तो क्लोज पाथ में है ये कार्य। तो जब क्लोज पाथ में होता है तो इसमें हम इंटीग्रेशन लगा सकते हैं ए से बी पर, ठीक है ना। ए से बी पे जा रहे हो आप किसी रास्ते पर, तो क्या हो गया, इसका एफ फोर्स हो गया वेक्टर फॉर्म में, डॉट डी आर, ये हो गया। तो ये क्या है, सभी का ये जो वर्क है, अगर मैं यहां से यहां तक जाता हूं तो ये वर्क सभी का समान होता है, ठीक है ना। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं फिर आपके लिए कि भाई तीनों रास्ते जो जा रहे हैं ए से बी पर, कौन कौन से, आपका कौन कौन सा पाथ है, पथ आप, अगर मैं एपीआर भी ले लेता हूँ, एपी भी ले लेता हूँ, एपी भी ले लेता हूँ, तो इसमें भी पथ आपका इक्वल है, ये कार्य इक्वल है। एफ इंटू डी आर, अगर मैं कौन से रास्ते पे जाता हूँ, पथ पे जाता हूँ, ए आर बी,
इस पे भी जाता हूं तो ये भी कार्य तीनों एक दूसरे के समान होंगे, तो मैं तीनों को इक्वल कर लेता हूं। जो भी स्टेप समझ में नहीं आए आप पूछ लेना। और ये कौन सी है, ए क्यू बी, तो ये तीन आपके हैं, तो तीनों पर आपका वर्क डन इक्वल होगा, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या करता हूं, इसको देता हूं पहली इक्वेशन, दे सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया। कार्य तीनों में इक्वल है ना, अपन ने ये बोला कि एपीबी से जाओ या एआरबी से जाओ या एक्यूबी से जाओ, तीनों में कार्य आपका समान है। तो समान है तो हमने क्या किया, तीनों को इक्वल कर दिया। यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब संरक्षी अगर जो बल होता है या कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो हमें क्या पता है कि कंजर्वेटिव अगर फोर्स है तो यहाँ पर केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर ही ये निर्भर करेगा। संरक्षी बल में हमने क्या देखा कि संरक्षी बल केवल आपका ए पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, और बी आपका लास्ट पॉइंट है, तो ये प्रारंभिक और ये आपका अंतिम, तो ये केवल आपका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर ही निर्भर करता है, ये पाथ पे निर्भर नहीं करता है। क्लियर है, ये हमें पता है। और इसके हिसाब से क्या होगा कि संरक्षी बल के लिए बंद पाथ में क्लोज लूप लिया था अभी हमने, इसके लिए कार्य क्या होगा, शून्य होता है। वर्क डन आपका क्या होगा, शून्य होगा। यदि कोई बल F द्वारा बिंदु A से B पर गति करता है तो संरक्षी बल की परिभाषा के द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, ये हमें पता है। मतलब ये होगा कि केवल वर्क डन आपका ए और बी पॉइंट पर डिपेंड करेगा, उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। देखो पाथ पे अगर डिपेंड नहीं करेगा तो पाथ किससे मिलके बना हुआ, डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। तो जब इस डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा तो कार्य जीरो होना चाहिए। आ रही बात समझ में। तो मैं क्या करता हूं, यदि कोई बल द्वारा ए से बी बिंदु पर गति करता है, मतलब मैंने अगर कोई एक बॉक्स रखा था, इस बॉक्स को मैंने बल लगाया, बल अगर मैं लगाता हूं इससे, तो ए से बी बिंदु पर ये जाता है, ठीक है। तो ये ए से बी बिंदु पर जाता है, तो संरक्षी बल के अनुसार क्या होगा, कार्य अगर मुझे निकालना है ए से बी पर, तो ये सभी ए से बी पर जो भी कार्य है वो दिया, ठीक है। और बी से ए पर, ए से बी पे जाता हूं या बी से ए पे जाऊं, तो ये आपका डिस्टेंस पे तो मतलब जो आपका पाथ है उस पे तो डिपेंड कर ही नहीं ना, तो दोनों इक्वल हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया कि ये जब आपका इक्वल होता है तो ये ए से बी पे जा रहे हो आप और बी से ए पे जा रहे हो, तो यहां पर क्या करना होगा आपको, एक मिनट, यहाँ ए से बी, हाँ ठीक है, और बी से अगर ए पे जा रहा हूं मैं, तो यही क्या होगा कि जैसे दोनों आपस में अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि एक रास्ता तो आपने ए से बी इधर गए और बी से ए अगर आप आ रहे हो तो इसके जस्ट अपोजिट हो रहा है, तो कोई भी एक आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर बी से पॉजिटिव रहा है ऐसे भी, तो ये वाला आपका बी से ए नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या बोला, ए से बी वाला ये वाला पार्ट ले लिया मैंने, तो जब बी से ए जाता हूं नेगेटिव में, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन बी से ए, ये कर सकता हूँ नेगेटिव में। तो यहाँ क्या होगा, ये वर्क डन ए टू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी टू ए हो गया। सही है, ये समझ में आया। अब इसको मुझे लिखना है, तो वर्क डन ए से बी प्लस वर्क डन बी से ए इक्वल टू 0 कर देता हूं। 0 कर दिया तो क्या होगा, इसको मैं लिख दूं अब फाइनली इस फॉर्म में, तो इसको मैं लिख देता हूं, ए से बी पर जैसे जा रहे हैं आप, तो ए से बी एफ डॉट डी आर प्लस बी टू ए एफ डॉट डी आर इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों अलग अलग पाथ के करस्पॉन्डिंग है। अब क्लोज पाथ, इन दोनों, ये दोनों पाथ एक जैसा हो गया। देखो जैसे जैसे ए से बी आप यहाँ गए और बी से ए ये आ गया, ठीक है। तो एक क्लोज पाथ में टोटल वर्क डन तो आपका 0 हो जाएगा, कार्य 0 हो जाएगा। तो इसका क्या करेंगे अपन, यहाँ पर टोटल मैंने ले लिया एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बंद पाथ कौन सा हो गया, पूरा बंद पाथ हो गया। तो क्लोज पाथ में वर्क डन पूरा 0 हो जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे ए पी बी और क्यू ए, ये लिख सकते हैं अपन। मतलब ए पी बी अपन क्यों, मतलब पी इसको ले लिया, क्यू इसको ले लिया, ये वाले डायरेक्शन को, तो ए पी बी प्लस बी पी बी क्यू ए, ये आपका इक्वल हो जाएगा। तो ये इस पाथ में आपका ये पूरा बंद पाथ में
वर्क डन 0 हो जाएगा। तो इसको क्लोज पाथ में कर देता हूँ, ये प्लॉट दिया, ये 0 हो गया। तो संरक्षी बल के अगर आपसे पूछ लेता है कि वर्क डन कितना होगा, तो बंद पाथ में इसका वर्क डन 0 होता है, कार्य 0 होता है। ठीक है, तो एक पूर्ण साइकिल में बंद पाथ में आरोपित बल द्वारा जो कार्य होगा वो शून्य होगा, तब ये बल संरक्षी कहलाता है। ठीक है ना, संरक्षी तभी कहलाएगा जब उसका कार्य शून्य हो, और यदि कार्य शून्य नहीं हुआ तो वो क्या कहलाएगा, असंरक्षी बल। अगर ये कार्य शून्य नहीं हुआ तो ये असंरक्षी बल कहलाता है, ये संरक्षी बल कहलाएगा। ठीक है, ये आ गई बात समझ में। तो यहां तक मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब इसमें कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार क्या लिखा हुआ है ये हम देख लेते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार जो वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार क्या होगा कि जो भी कार्य होता है, जितना भी आप कार्य कर रहे तो वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के इक्वल होगा। अब इसको कैसे समझोगे आप? कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार मतलब कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय को कैसे समझोगे? तो देखो, कार्य वर्क एनर्जी मतलब कार्य ऊर्जा के इक्वल होती है, ये होती है कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो कार्य मतलब जैसे मैंने एक कोई वस्तु है इस पर कार्य किया, अब कार्य किया मतलब क्या हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मैंने इस पर बल लगाया और बल लगाने से इसमें कुछ विस्थापन आया। तो मान लो विस्थापन इसका ये आ गया कि यहाँ पे पहुंच गया, ये डिस्प्लेसमेंट डी हुआ, तो ये यहाँ पहुंच गया। अब ये अगर यहाँ पे पहुंचा है तो चल के ही गया यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसको गति दी अपन ने। ठीक है, तो इसकी जब आपने इस पर वर्क किया, वर्क करने के मतलब इस पर जब बल लगाया तो इस पर विस्थापन आया, और बल लगाने पर जब इसका विस्थापन हुआ तो इसी की वजह से इसकी गतिज ऊर्जा में चेंज हुआ। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, क्योंकि गतिज ऊर्जा किस वजह से होती है, चलने की वजह से होती है। स्थितिज ऊर्जा रखने, कोई चीज रखी हुई तो वो उसके लिए स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, उसकी पोजीशन की वजह से होती है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा उसकी वेलोसिटी की वजह से, चलने की वजह से होती है। तो जब आपने कार्य किया तो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। तो ये कैसे डिफाइन करोगे, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के। क्लियर है? तो ये अगर आपका कार्य शून्य हो जाता है, ठीक है ना, तो पिंड की गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगी। कहने का मतलब गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कार्य 0 है। तो उस कंडीशन के बाद में क्या होगा कि वो जो बल होगा कि यदि कोई पिंड एक पूर्ण चक्कर लगाने के बाद पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना वापस आ जाती है, तो पिंड पर आरोपित बल संरक्षी बल होगा। जैसे मैंने एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया, ए से बी पे गया, बी से ए पे आया। ठीक है, इससे ए से बी पर आया, बी से ए पर आया, तो पूरा चक्कर लग गया। अब पूरा चक्कर लगने में इसकी गतिज ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना वापिस आ रहा है। तो जब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना वापस आ रहा तो ये कौन सा बल होगा, संरक्षी। ठीक, और अगर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, कोई भी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, इक्वल 0 नहीं होता, तो यह असंरक्षी बल कहलाएगा। ठीक है, तो ये असंरक्षी बल कहलाता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, असंरक्षी बल। अब संरक्षी बल के उदाहरण कौन से हैं और असंरक्षी बल के उदाहरण कौन से हैं, ये एग्जाम्पल पूछा था एग्जाम में, क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि संरक्षी बल और असंरक्षी बल के उदाहरण भी आप बताओ। तो संरक्षी बल के उदाहरण अगर हम देखेंगे या कंजर्वेटिव फोर्स के उदाहरण हम देखेंगे, जब कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल हम देखेंगे तो कौन सा आएगा, एक तो पहला आपका एग्जाम्पल आएगा गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा, विद्युत बल,
ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होते हैं ये भी क्या होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, टोटल कार्य इसका जीरो होता है। वहीं असंरक्षी बल की अगर हम एग्जांपल लेंगे, असंरक्षी बल, असंरक्षी बल में कौन कौन से हो जाएंगे, असंरक्षी बल जिसको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का आपका फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल, श्यान बल, विस्कस फोर्स हो गया, ये सब हो गए। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब संरक्षी बल के कौन कौन से गुण हो गए, अगर मैं लास्ट इसको रिकेप करना चाहूं, फाइनली हम इसको रिकेप करना चाहेंगे, इसको अपन समराइज करेंगे। समराइज करने पर आप लोग कुछ बता सकते हो कि संरक्षी बल क्या होते हैं, असंरक्षी बल कौन से होते हैं, संरक्षी बल कौन से होते हैं, इसमें क्या गुण होते हैं संरक्षी बल के। संरक्षी बल का पहला गुण तो ये होगा कि अगर मुझे एक पाथ से दूसरे पाथ पे जाना है तो इसका कार्य इसके पाथ पर निर्भर नहीं करता है। एक बंद पाथ में अगर मैं देखूंगा, एक क्लोज पाथ में, तो बंद पाथ में क्या होगा, इसका कार्य जीरो होगा, ये भी आपको पता है। फिर उसके बाद में एक पथ पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। संरक्षी बल की अवस्था में कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थिर रहती है, ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी स्थिर रहती है, कहने का मतलब एनर्जी कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो ये सभी स्थिर होती है। चौथा पॉइंट, केंद्रीय बल हमेशा संरक्षी बल होते हैं, केंद्रीय बल जो भी होंगे ना सेंट्रल फोर्स, वो सभी सेंट्रल फोर्स आपके क्या होंगे, संरक्षी बल होते हैं, सेंट्रल फोर्स, ठीक है। तो ये आपका संरक्षी बल और असंरक्षी बल के बीच में क्या अंतर होता है ये हमने देख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, कल से इसके आगे के और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं पुराने पेपर फर्स्ट ईयर के आप लोग निकालो, उसमें क्या क्या दे रखा है उसको भी अपन देखते हैं। केंद्रीय बल क्या है ये हम लोग देखेंगे अब, ठीक है, केंद्रीय बल किसे कहते हैं, और भी बाकी इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का ये आपका संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होता है इसका चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है समझ